हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इससे पहले हमने 2 सब्जेक्ट को देखा, उसमें देखा हमने भारतीय राज्य देखी, इसके अलावा विश्व भूगोल को देखा, उसमें भी हमने 2 टॉपिक किए। साथ में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनको साथ-साथ लेके चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने वाले हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे, उसके बाद से इसके क्षेत्र देखेंगे, प्रकार देखेंगे, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे, उसके अलावा इसमें वित्तीय बाजार के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कई मतलब स्किप करने की सोचते हैं पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे अगर इसका परिचय देखें तो उसमें अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ें तो उसमें हमको कौटिल्य साहब का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जो कौटिल्य है या विष्णुगुप्त है, इनको चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है। तो इनके 3 नाम हमको देखने को मिलते हैं या अन्य नाम भी इनके होते हैं। तो इसमें इन्होंने एक किताब लिखी थी इनके द्वारा और उस किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक किताब लिखी जाती है चाणक्य साहब के द्वारा और इन्होंने अपने समय में जब इन्होंने बुक लिखी तो उन्होंने उस टाइम पे एक चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनाया या मौर्य साम्राज्य का महान क्या बनाया? राजा बनाया। तो उनके द्वारा उस मौर्य शासन को शासन प्रशासन था जो उसको चलाने के लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिए वहाँ पे जो राजनीतिक सिद्धांत दिए उसी सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम अर्थशास्त्र रखा। तो अर्थशास्त्र जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप बुक का नाम पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र हमको देखने को मिलता है, लेकिन अर्थशास्त्र कहने में हमको ऐसा लगता है कि ये बुक जो है अर्थशास्त्र से संबंधित होगी या इकोनॉमिक्स से संबंधित होगी, पर ये जो अर्थशास्त्र किताब इनके द्वारा लिखी गई ये अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से ना होकर ये क्या है, एक राजनीति से संबंधित किताब है। राजनीतिक सिद्धांत इसमें इनके द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है, ना कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो यहाँ पे हमने क्यों अर्थशास्त्र का नाम लिखा यानी इनकी किताब का नाम लिखा, तो इसको भी हम समझते हैं। जैसा कि जो ये अर्थशास्त्र शब्द है ये यहीं से लिया गया है, अर्थशास्त्र इनकी किताब से ही उठाया गया है, जो इन्होंने अपनी किताब का नाम रखा तो उसी से ये जो अर्थशास्त्र शब्द को उठाया गया है और उस अर्थशास्त्र का जो संबंध है या उसका मतलब है उसको यहाँ पर हमको समझने के लिए यहाँ पर हमने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र जो शब्द है इसको हमने अर्थ प्लस शास्त्र में हमने 2 भागों में इसको डिवाइड कर लिया है यहाँ पे। तो अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब होता है मनी या पैसा या रुपया, और इसके अलावा जो शास्त्र होता है, शास्त्र का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। तो 2 भागों में हमने इसको विभाजित किया, जैसे कि अर्थ मतलब मनी हो गया या पैसा या रुपया, इसके अलावा जो शास्त्र हो गया उसका मतलब हो गया स्टडी। तो स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन। तो अगर इसको जोड़ कर देखें तो इसका मतलब हो जाता है धन का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का सिंपल भाषा में क्या मतलब हो गया? धन का अध्ययन करना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। तो जैसा कि इसको इस चित्र से समझ सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा चित्र बना हुआ है। तो इस चित्र में हमने देखी है जो धन है इसको हमने केंद्र बिंदु में रखा हुआ है और इसके बाहर जो चक्कर लगाती हुई है वो क्या है? अर्थव्यवस्था है। तो जैसे कि जो ये चित्र परिभाषित करता है, ये क्या परिभाषित करता है? जो धन है इसको अगर केंद्र बिंदु माना जाए तो उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रही है वो क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था है। तो क्या कहते हैं, धन है ये किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है और धन के जो चारों ओर चक्कर लगाती है वो क्या करती है? अर्थव्यवस्था जो उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। जैसे कि अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हमारा केंद्र बिंदु क्या है? धन है। उस धन से हम सामाजिक कल्याण करते हैं, इसके अलावा हम सामाजिक विकास करते हैं। कई सारे काम जो करते हैं हम अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छी बनाने के लिए, तो वो किसके माध्यम से किया जाता है? धन के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए हमारा जो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है? धन हमारा मुख्य केंद्र बिंदु हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है वो क्या है? यहाँ पे धन का अध्ययन ही व्यवस्था का क्या है? काम है। तो यहाँ पर जो धन है इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाती है? अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। तो इस चित्र को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। साथ में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र का जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? तो यहाँ पे अर्थ जो शास्त्र है इसके पिता के रूप में हम जानते हैं कि एडम स्मिथ को क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है या अर्थशास्त्र का जनक भी इनको कहा जाता है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ वहाँ पर आंसर होगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ऐसा अगर प्रश्न बनता है तो उसमें भी एडम स्मिथ का नाम आएगा। तो एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखी जाती है 1776 में। तो 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा एक बुक लिखी जाती है और इस द वेल्थ ऑफ नेशन में एक ये अर्थशास्त्र के क्या करते हैं? अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। तो इस द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और एक परिभाषा दी इस अर्थशास्त्र की। ये कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है
ये धन का विज्ञान है। तो इनके अनुसार क्या है, जो अर्थशास्त्र है वो है क्या है, धन का विज्ञान ये मानते हैं किसको, अर्थशास्त्र को। तो इन्होंने एक छोटी सी परिभाषा दी और बेहद छोटी परिभाषा है, बट इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो अर्थशास्त्र है ये क्या कहते हैं, ये धन का विज्ञान है। तो किसके अनुसार धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र, तो ये एडम स्मिथ के अनुसार क्या है, धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र। तो ये परिभाषा बिल्कुल ऐसी ही एग्जाम में पूछ ली जाती है, और ये आपको ध्यान में भी रखनी है, यहाँ पर आपको स्टार लगा देना है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और साथ में इनकी बुक का नाम भी याद रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी आपको याद रखना है। आगे एक और इकोनॉमिक्स आते हैं, इनका नाम है सैमुअलसन। तो सैमुअलसन के द्वारा एक भी इस अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है साइंस ऑफ ग्रोथ। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा, साइंस ऑफ ग्रोथ, या इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, विकास का शास्त्र है। यानी इन्होंने क्या कहा, विकास का क्या है, एक शास्त्र है, कौन, अर्थशास्त्र, किसके अनुसार, सैमुअलसन के द्वारा। तो इन्होंने एक छोटी सी परिभाषा दी। ये दोनों परिभाषाएं हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए ये परिभाषाएं यहाँ पर लाई गई हैं, जैसे कि साइंस ऑफ ग्रोथ, इसके अलावा विकास का शास्त्र। तो इन्होंने किसने कहा है, सैमुअलसन के द्वारा ये कहा गया। तो अब हम समझते हैं, थोड़ा अर्थशास्त्र के प्रकारों को समझते हैं। तो कितने प्रकार की जो इसके टाइप हैं या प्रकार हैं, कितने प्रकार के हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा एक समष्टि अर्थशास्त्र में हम इसको विभाजित करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किसमें कहा जाता है, इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और साथ में जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसको क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को। तो इनका मतलब भी थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको माइक्रो बोला जा रहा है, माइक्रो मतलब जैसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, तो उसी प्रकार से ये भी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी सूक्ष्म इसका मतलब होता है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और मैक्रो जो है इसका मतलब होता है व्यापक या बड़ा, इसका मतलब होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं इसको, यानी जो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को कह रहे हैं उसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, यानी छोटी चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है, छोटी से छोटी चीज़ की बात हो रही है। जैसे माइक्रोस्कोप से हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र की ज़्यादा हम जिस चीज़ का नहीं देख पाते हैं या जिस चीज़ का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ का अध्ययन किस में किया जाता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के रूप में इसको जाना जाता है। तो आप इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति को ले लिया जाएगा, उसके आय के बारे में पता किया जाएगा, कितना ये कमाता है। इसके अलावा उसके परिवार पे इसका कितना खर्चा है उसको देखा जाएगा, या इस व्यक्ति के द्वारा कितनी चीज़ें एक महीने के अंतर्गत उपभोग करी जा रही हैं, या उनका प्रयोग किया जा रहा है, तो उस चीज़ का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा एक कंपनी को ले लिया जाएगा, जिसको हम फर्म कहते हैं अपने अर्थशास्त्र की भाषा में, तो उस कंपनी का अध्ययन किया जाएगा। केवल एक कंपनी का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे एक उत्पादक का अध्ययन किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लिया जाएगा एक किसान के द्वारा कितनी चीज़ें उत्पादित की जा रही हैं, या एक कंपनी के द्वारा कितनी चीज़ें उत्पादित की जा रही हैं, या उनके द्वारा कितना उपभोग किया जा रहा है। यानी एक उपभोक्ता की बात यहाँ पर होगी, सिंगल यूनिट की यहाँ पर बात होगी। तो किस में होगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक की बात करते हैं, एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं। इसके अलावा इसमें मांग आपूर्ति सिद्धांत की बात करते हैं। यानी मांग आपूर्ति से क्या मतलब है, जैसे हम इसको ऐसे समझें, जैसे एक व्यक्ति की क्या मांग है, कितनी उसकी अपनी मतलब मांग है, या कितनी मांग से मतलब है कि किसी भी डिमांड की बात करी जा सकती है उसके, जैसे उसके उपभोग करने की प्रवृत्ति की मांग कितनी है, उसके जो खाने पीने की वस्तुएं कितनी लग रही हैं उसके परिवार में, या उसके अलावा अन्य चीज़ों की कितनी डिमांड है उसके परिवार में। कोई भी उससे, चाहे उसके इच्छाओं से संबंधित हो या उसके क्या कहते हैं शान शौकत से संबंधित वस्तुओं को खरीदता है, तो उस चीज़ की बात कहाँ पर करी जाएगी, मांग और आपूर्ति सिद्धांत की बात भी किस में करी जाएगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, इसके अलावा एक फर्म, और इसके अलावा मांग और आपूर्ति सिद्धांत की बात कहाँ पर करी जाती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करी जाती है, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करी जाती है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी बात करी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो इस व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं वो कौन से समाज, यानी कौन से अर्थशास्त्री इसकी बात करते हैं। तो उसमें एडम स्मिथ का नाम आता है, इसके अलावा रिकार्डो का नाम आता है, इसके अलावा पिगू का नाम आता है। तो ये जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि यह इन्होंने जो अपने टाइम पे सिद्धांत दिए, जो किताब लिखी, इन किताबों में इन्होंने क्या किया, अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में, और उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम देखते हैं जो इनका अगला पार्ट है, इसका पार्ट 2, यानी
समष्टि अर्थशास्त्र यानी किसका प्रकार, अर्थशास्त्र का जो दूसरा प्रकार है समष्टि अर्थशास्त्र, या इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। माइक्रो का मतलब होता है व्यापक या बहुत बड़ा, तो इससे माइक्रो का मतलब क्या है, बड़ा से या व्यापक से संबंधित है। तो अब इसको देखते हैं इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यानी समष्टि मतलब संपूर्ण। यहाँ पर अपने दिमाग में आप रख सकते हैं कि समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण की हम बात करते हैं। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करी जाती है, पूरे देश की बात करी जाती है, देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की बात करी जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको समष्टि कहा जा रहा है, व्यापक कहा जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति एक देश में रहने वाले एक व्यक्ति की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो हमारा देश है उस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की यहाँ पर बात करी जा रही है, सभी लोगों की बात करी जा रही है, इसलिए इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा गया है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा इसमें समाज कल्याण जैसी अवधारणाएं हैं हमारी, जो उन अवधारणाओं की यहाँ पर बात करी जा रही है। समाज कल्याण से मतलब है कि सभी जो समाज में रहने वाले सभी लोग हैं, सबके कल्याण की बात हो रही है, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। हम इस समाज कल्याण को भी इसी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ही इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीय आय है, अब राष्ट्रीय आय से क्या मतलब है कि हमारे देश की जो आय है, तो हमारा देश कौन है हमारा देश, क्योंकि जो हमारे देश में रहने वाले नागरिक है वही हमारा देश है। तो इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय जो है हमारी देश की, उसकी बात भी किसके अंतर्गत करी जाएगी, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इसकी बात करी जाएगी। साथ में इसमें आय और रोजगार की बात भी इसी में करी जाएगी, क्योंकि आय और रोजगार एक व्यक्ति का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये जो रोजगार जैसे क्या है मुद्दे हैं, ये संपूर्ण देश की बात इसमें होती है। संपूर्ण देश में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की बात करी जाती है कि जो देश में रहने वाले लोग हैं, कितने लोगों को के पास रोजगार है, कितने लोगों के पास, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो इस चीज़ की बात कहाँ करी जाती है, आय और रोजगार की बात भी किसमें करी जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सिद्धांतों की बात करी जाती है, जैसे राष्ट्रीय आय। इसके अलावा आय रोजगार सिद्धांत की बात इसमें करी जाती है समष्टि अर्थशास्त्र में। और इसमें एक महान जो अर्थशास्त्री का नाम आता है, उनका नाम है कीन्स। अब कीन्स का नाम इसमें क्यों आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो 1929 से लेके 1933 के आसपास, उसके आगे तक क्या रहा, विश्व आर्थिक मंदी एक आती है, जब विश्व में सभी जो हमारे विश्व आर्थिक मंदी की दौर से विश्व के देश गुजरते हैं। तो उस टाइम पर जब विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी 1929 के बाद से, तो उसके बाद से 1936 में ये कीन्स साहब आते हैं। ये अध्ययन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, और क्यों ऐसा सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है क्यों इतनी डाउन पड़ गई है। तो ये उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद से एक किताब लिखते हैं, और उस किताब में ये कुछ सिद्धांत देते हैं। तो ये कीन्स साहब आते हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, और बेहद महत्वपूर्ण बुक है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, और कीन्स का नाम याद रखना है। और ये बुक कब लिखी जाती है, सन 1936 में। तो 1936 में इनके द्वारा क्या लिखी जा रही है, एक बुक लिखी जा रही है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो आर्थिक मंदी से उस टाइम पर देश गुजर रहे थे, उसी आर्थिक मंदी को देखकर इनका उसके अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये अपना एक सिद्धांत देते हैं आय और रोजगार के बारे में। तो उसी के बारे में एक किताब लिखते हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर किसकी किताब है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कहेंगे कीन्स साहब की किताब है। और साथ में कब लिखी गई इनके द्वारा, 1936 में लिखी गई। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारे जो बुक लिखते हैं, इसमें किसका सिद्धांत देते हैं, आय और रोजगार का सिद्धांत दे देते हैं। आगे की इंसाफ की बात और होगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा, ये तो हम समझ ही चुके हैं, आगे यहाँ पर आप समझते हैं हम क्या, मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या होता है, जैसे मांग, किसी भी चीज़ की मांग हो सकती है, कोई हर किसी की अपनी एक मांग होती है। तो मांग का नियम यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आ जाती है। जैसे माना अगर किसी वस्तु की 5 रुपये कीमत है, माना किसी वस्तु की अगर 5 रुपये कीमत है, 5 रुपये है पहले, तो हम जब 5 रुपये की, तो उस वस्तु की कितनी वस्तुएं खरीदेंगे, 2 वस्तु खरीद लेंगे हम। और सपोज अगर ये 10 रुपये हो जाती है, तो 10 रुपये हो जाती है, तो फिर हम इसको कितनी खरीद पाएंगे, तो 10 रुपये इस वस्तु की कीमत हो जाएगी, फिर हमारे पास ये एक ही आएगी। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका यही मतलब है कि अगर कीमत बढ़ जाती है, तो किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर यहाँ पर जब 5 रुपये इस वस्तु की कीमत थी, तो उस टाइम पर हम कितना खरीद रहे थे, 2 वस्तुएं खरीद रहे थे। और जैसे ही इसकी 10 रुपये अगर इसकी कीमत कर दी गई, तो उसके बाद से हम इसको एक ही खरीदना क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारी आय है वो सीमित है। तो हमारे पास 10 ही रुपये है, तो जिस कारण से हम इसकी अन्य अतिरिक्त इकाई को नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका मांग का नियम यही कहता है कि
जो कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आ जाती है। यानी किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ा दी जाए तो हमारी मांग में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, हमारी मांग नीचे हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है या हमारे पास जो रुपया है वो एक सीमित मात्रा में है, जो हमारी इनकम है एक सीमित मात्रा में। तो मांग का नियम यही बात कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आ जाती है। और दूसरा इसमें एक पॉइंट है कि मांग बढ़ने पर, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मांग बढ़ने पर कीमत में वृद्धि हो जाती है। जैसी हमारी डिमांड अगर हाई हो जाती है, सपोज अगर कोई बाजार में अगर कोई नया फ़ोन आता है, जैसे अभी नया फ़ोन आया 6G फ़ोन आ गया, तो 6G फ़ोन की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे। अगर ऐसा बोल दिया गया कि कल से हमारे जो 5G फ़ोन है वो क्या है, बंद होने वाले हैं, अगर ऐसा कहा जाए, और बाज़ार में एक 6G फ़ोन है उसको लॉन्च कर दिया जाए, तो उस 6G फ़ोन की क्या हो जाएगी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि मांग बढ़ने पर कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे ही मार्केट में अगर 6G फ़ोन लॉन्च होता है और बनाने वाले कंपनी एक ही है उस फ़ोन को, तो क्या हो जाएगा, वो कंपनी, अगर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कंपनी अपनी जो फ़ोन उसने लॉन्च किया है उसकी कीमत को बढ़ा देगी। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि मांग बढ़ने पर कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बिल्कुल मांग और आपूर्ति, यानी मांग और आपूर्ति के बीच में बिल्कुल अपोजिट संबंध है। तो जैसा कि मांग बढ़ने पर कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और कीमत और मांग के बीच में क्या है, क्या है, बिल्कुल विपरीत संबंध हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ही मांग बढ़ रही है, कीमत में भी क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है, और कीमत बढ़ने पर क्या हो जा रही है, मांग में कमी आ जा रही है। तो क्योंकि अगर 6G फ़ोन बाजार में आता है तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग अगर एक ही दुकान पर चले जाए, मानो वहाँ पर 100 फ़ोन वहाँ पर रखे हुए हैं, तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे, फ़ोन तो केवल 100 लोगों को ही मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगी, उसकी कीमत हाई कर दी जाएगी कि ताकि केवल 100 लोग ही उसको खरीद पाए। तो इसलिए क्या हो जाता है, कीमत और मांग में क्या होता है, बिल्कुल एकदम अपोजिट संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर, अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग में कमी आ जाएगी, यानी कीमत ऊपर जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, और मांग अगर बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, तो कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारा मांग का नियम कहता है। और इसके अलावा जो मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मांग के नियम का अपवाद हमको देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें प्रतिष्ठावान वस्तुएं आ जाती है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रतिष्ठावान वस्तुएं हैं वो मांग के नियम के क्या है, अपवाद है। जैसे कि इसमें आता है हीरा, और इसके अलावा एंटीक वस्तु आती है। हीरा को तो हम सभी जानते हैं, बहुत काफ़ी महंगा क्या है, एक जो है हीरा काफ़ी महंगे उसमें आता है। तो हीरा बहुत महंगा होता है, इसको हर कोई खरीद नहीं सकता है। तो हीरा जैसी चीज़ों को खरीदना ये आम लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि आम लोग जो है उनके ज़िंदगी में अगर हीरा नहीं भी है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हमारे पास खाने पीने के लिए है कि नहीं है, इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हीरे से जैसे हीरे जैसे वस्तु को, एंटीक वस्तुओं को खरीदने का शौक किनके पास होता है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है या पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वो लोगों को अपना क्या होता है, एक स्टैंडर्ड उनका होता है, जिसको मतलब जिसने हीरे की अगर हार पहना हुआ है, उसका समाज में एक अलग से रुतबा बन जाएगा। तो समाज में अलग अलग रुतबा दिखाने के लिए भी इस चीज़ों को लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इस टाइप का जो हीरा जैसी है और एंटीक वस्तुएं हैं, इन चीज़ों को वही लोग खरीदते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है। तो इसीलिए प्रतिष्ठावान जो वस्तु होती है वो मांग के नियम का क्या होती है, अपवाद होती है। जैसे कि इसमें एंटीक वस्तु में आ जाता है गांधी जी का चश्मा। अब गांधी जी का चश्मा एक चश्मा ही तो है, लेकिन वो क्यों, वो चश्मा तो है पर किसका है, गांधी जी का है। तो इसलिए उसकी जो कीमत होगी वहाँ पे हमारा जो रुपया होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उसकी कितनी भी अगर कीमत, अगर सपोज हम गांधी जी के चश्मे को अगर बेचने के लिए लगा दें, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी आ जाएंगे कि जैसे कि अगर हम उसको कितने भी कीमत रख दें, उससे भी ज़्यादा देने के लिए लोग उसको तैयार हो जाएंगे। तो एंटीक वस्तु के अंतर्गत जैसे हमारा गांधी जी का चश्मा आ जाता है, ये सारी वस्तुएं हमारी क्या हो जाती है, मांग के नियम का अपवाद हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि जो मांग के नियम के अपवाद, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है मांग के नियम के अपवाद से बनता है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मांग के नियम के अपवाद कौन सी वस्तु है। इसमें हीरा हो गया, एंटीक वस्तु होगी, जो भी हमारी प्रतिष्ठावान वस्तु होंगी वो हमारे मांग के नियम के अपवाद में आ जाएंगी। साथ में आपको देखना है कि जी जो एंटीक वस्तु होती हैं, अपवाद हैं, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। जैसे ही इन वस्तु की कीमत बढ़ेगी, लोग इसकी मांग भी बढ़ा देंगे। यहाँ बिल्कुल उल्टा संबंध है बिल्कुल। यानी जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ रही है, साथ में मांग भी बढ़ जा रही है। ऊपर क्या था, कीमत बढ़ रही है तो मांग नीचे आ जा रही थी, वहाँ बिल्कुल विपरीत संबंध देखने को मिला हमें। कहाँ, मांग के नियम में। लेकिन अपवाद में क्या हो रहा है, इन वस्तुओं की जैसी कीमत बढ़ रही है तो साथ में मांग भी बढ़ जाती है। यानी प्रतिष्ठावान वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जो मांग के नियम के अपवाद होती है। यानी इनकी कीमत बढ़ने पर क्या हो रही है, इनकी डिमांड भी बढ़ जा रही है। कीमत जैसी बढ़ रही है, साथ में इनकी डिमांड भी बढ़ जा रही है ऊपर को। तो यहाँ पैसे की कीमत नहीं होती है या रुपये की कोई भी कीमत नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड की बात होती है। तो जिसको एक रुतबा दिखाना होता है, वही लोग इन चीज़ों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
आगे हम एक बात करते हैं गिफेन वस्तु, यानी इसको गिफेन वस्तु बोलते हैं या गिफेन गुड्स बोलते हैं। तो गिफेन गुड्स क्या होती है? जैसे गिफेन गुड्स का मतलब होता है कि जो हमें नॉर्मल डेली लाइफ में हमको चाहिए ही चाहिए। तो जैसे इसमें आटा आ जाता है, दाल आ जाता है, चावल आ जाते हैं, तेल आ जाता है, सब्जी आ जाती है। तो दाल चावल जो ये है चीज़ें हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए हर डेली लाइफ में, चाहे हमारी इनकम हो ना हो तब भी हमको खाना चाहिए। तो जो भी हमारी अगर हम कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हो तो तब भी हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आपको अपने आप को अगर हमको एनर्जेटिक रखना है उसके लिए हमको खाना खाना पड़ेगा। और खाने में हमें आटा दाल चावल तेल सब्जी ये नॉर्मल चीज़ें तो सबके लाइफ में ज़रूरी होती है। तो यानी जो हमारी डेली नीड्स हैं, यानी हम ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें जिनके बिना हम रह नहीं सकते, तो उन किस में आ जाती है? गिफेन गुड्स में आ जाती हैं। यानी वहाँ क्या बोलते हैं? गिफेन वस्तु बोलते हैं, गिफेन गुड्स बोलते हैं। तो इसका आटा दाल चावल तेल सब्जी आदि। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि आय का एक बड़ा भाग इन वस्तुओं में क्या होता है? हर किसी का खर्च होता है। यानी गिफेन जो गुड्स हैं इनके इनके ऊपर हमारा आय का एक बहुत बड़ा भाग क्या होता है? खर्च होता है। किस पे? गिफेन गुड्स पे। तो गिफेन गुड्स को हम नॉन लग्जरी गुड्स भी बोलते हैं, इसको नॉन लग्जरी गुड्स बोलते हैं। और ये जो प्रतिष्ठावान वस्तुएं इनको लग्जरी गुड्स बोलते हैं, यानी लग्जरी गुड्स इनको बोला जाता है प्रतिष्ठावान वस्तुओं को। और जो गिफेन गुड्स है इनको क्या बोला जाता है? नॉन लग्जरी गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मांगी नियम के अपवाद कौन सी वस्तुएं हैं, यहाँ पे हीरा एंटीक वस्तुएं होगी। और इसके अलावा गिफेन गुड्स कौन सी है? आटा दाल चावल, ये नॉर्मल जो हर किसी व्यक्ति को जरूरत होती है उसको हम गिफेन गुड्स बोलते हैं। और जो हमारे अपवाद है मांगी नियम का, उसमें प्रतिष्ठावान वस्तु आ जाती है, यानी लग्जरियस वस्तुएं इसमें आ जाती है। तो ये हमारे मांगी नियम और गिफेन वस्तुएं थी। साथ में यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये हम समझ चुके हैं। इसके अलावा हमने अर्थशास्त्र शब्द का मतलब भी समझा, और साथ में समझा कि धन जो है किसी भी देश के केंद्र बिंदु होता है और उसके बाहर जो घूमती रहती है वो अर्थव्यवस्था घूमती रहती है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। तो हमारा जो आज का इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है, एक तो आपको बताना है कि जो मांग का नियम है उसके अपवाद बताने हैं, मांग के नियम के अपवाद बताने हैं, और साथ में आपको कुछ गिफेन गुड्स के एग्जाम्पल देने हैं, और ये बताना है कि जो धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया। तो ये 3 क्वेश्चन है हमारी ओर से आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे आप। इसके अलावा अगर कोई अन्य प्रश्न आपका इससे संबंधित हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।